एवरीवन, वेलकम टू ज्यूरिस ज्ञान चैनल। मैं आपकी लीगल मेंटर दिव्या आज आपके साथ डिस्कस करने वाली है ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर द एग्जाम ऑफ यूजीसी नेट लॉ जून 2025। यहाँ पर हम हमारा बैच क्रैश फ्रॉम फाउंडेशन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं आज से। क्रैश फ्रॉम फाउंडेशन एज द नेम सजेस्ट कि ये एक क्रैश कोर्स है जो कि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं बल्कि डिटेल के अंदर हर सब्जेक्ट को समझाएगा। आज से हमारी ये सीरीज शुरू हुई है। आज सबसे पहली यूनिट जो हमारी यूजीसी नेट लॉ की है दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं और मोस्ट प्रोबेबली कल से आपके एक दिन के अंदर 2 सब्जेक्ट्स अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट लॉ का जो कोर्स है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है। सबसे पहले लाइव क्लासेस आपकी कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरैक्टिव है। कॉम्प्रिहेंसिव और इंटरैक्टिव का मतलब कि जो एक मोनोटोनस तरीका है टीचिंग का कि टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने डाउट्स पूछे, क्लियर, उससे एक लेवल ऊपर जाके ये ट्रेनिंग है। यानी कि यहाँ पे आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हर क्लास के एंड में समझाए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, आपको टेस्ट करा जाएगा कि वो कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही साथ आपको PYQ बेस्ड एडिशनल क्लासेस मिलेंगे। ज्यूरिस ज्ञान पहला प्लेटफॉर्म है जो आपको अलग से PYQs की डिटेल एनालिसिस करने के बाद क्लासेस और नोट्स प्रोवाइड करता है। फिर आती हैं आपके नोट्स आपके हर टॉपिक के नोट्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाए गए हैं, उनको समझाया गया है एक बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद आती है हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर आपके मंथली टेस्ट आते हैं। जितना सब्जेक्ट आपका कवर हो चुका है एक मंथ के अंदर या जितने सब्जेक्ट्स कवर हो चुके हैं एक मंथ के अंदर, उन सबका एक क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी मिलती है। यानी कि अगर आपको टेस्ट प्रैक्टिस करना है सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके तो वो भी अवेलेबल है। फिर आता है हमारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि अल्टीमेट गाइडेंस है यूजीसी नेट क्रैक करने के लिए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और साथ ही साथ आपके वीकली टेस्ट यानी कि जितना आपने क्लास में एक वीक में पढ़ा है उनका साथ साथ टेस्ट होगा। टेस्ट की खास बात यह है कि साथ साथ सारे जितने भी टेस्ट हैं वो सब के सब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर है। तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एनटीए जिस पैटर्न पे चलता है वो पैटर्न कभी भी शिफ्ट हो सकता है, वो कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता। लेकिन अगर आपको एक कंसेप्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से है तो कैसा भी क्वेश्चन एनटीए आपके सामने प्रेजेंट कर दे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। और यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए हमें जब भी हमारा कोई पेपर का रिजल्ट आता है तो जनरली ये होता है कि हम लोग 2 क्वेश्चन से रह गए, 3 क्वेश्चन से रह गए और वो 3 क्वेश्चंस जो हैं वो यही वाले क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हम लोग कंसेप्ट के ऊपर अटक जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करता है ज्यूरिस ज्ञान का यूजीसी नेट का कोर्स। इस चीज को ध्यान रखते हुए कि कोई सा भी क्वेश्चन, कोई एक सरप्राइज क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए तो उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर ले। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ज्यूरिस्प्रूडेंस के सारे कंसेप्ट्स जितने भी हैं 10 के 10 टॉपिक आज एक क्लास के अंदर आराम से खत्म हो जाएंगे। क्लास बहुत धीरे आराम से चलेगी ताकि आप स्पीड बढ़ाकर भी इसको पेपर से पहले एक बारी के अंदर खत्म कर ले। यहाँ पे सब चीजें कवर हैं A to Z, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। यहाँ तो कंसेप्ट क्लियर होएगा ही होएगा आपका। इसके साथ साथ आपके क्वेश्चंस की सीरीज भी आने वाली है। जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उससे बियॉन्ड जाके आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करे जाएंगे। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस जनरली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और साथ ही साथ बुक्स और जर्नल को फोकस करते हुए क्वेश्चंस होंगे क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज के कंसेप्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग
डेफिनेशंस की बात करेंगे। कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस का सारा फाउंडेशन, आधार उन्हीं डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है। जितने भी स्कूल्स हैं वो सारे के सारे उन डेफिनेशंस के ऊपर ही डेवलप हुए हैं। सबसे पहले आती है हमारी ऑस्टिन की कमांड थ्योरी। कमांड थ्योरी नाम में ही बता रहा है कि ये कमांड की बात कर रहा है, यानी कि सॉवरेन ने जो कह दिया वो सही है, अगर आपने वो नहीं माना तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। फिर आती है सैलमन की प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी। सैलमन लॉ को बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स के थ्रू बताता है। उसके बाद आती है आपकी रॉस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी। रॉस्को पाउंड जो है वो लॉ को इंजीनियरिंग के फॉर्म में बताता है, एक सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्म में बताता है। उसके बाद हम लोग लिमिटेशंस और अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इन थ्योरीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लॉ इज डिफाइंड एज कमांड्स इशूड बाय द सॉवरेन। सबसे पहली चीज हुई कमांड, फर्स्ट। सेकंड आया सॉवरेन, backed by sanctions emphasizing corrosion, social control, distinct and from morality। ये जो चीजें हैं ये तो हैं रिजल्ट। यहां पे थर्ड चीज आ गई हमारी सैंक्शन, यानी कि ऑस्टिन का क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली तो पूछेगा नहीं कि ऑस्टिन ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सीधा सीधा बताओ, नहीं। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा दैट लॉ गिवन बाय सॉवरेन या लॉ बैक्ड बाय सैंक्शन हैज बीन डिफाइंड और हैज बीन गिवन बाय व्हिच ज्यूरिस्ट। और आपके पास चार ऑप्शन होंगे जिसमें से एक होगा जॉन ऑस्टिन, और आपको ऑस्टिन के ऊपर मार्क करना है। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत सीधा है। अगर लॉ ने आपको कह दिया कि आपको रोज सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 बजे आपको उठना ही पड़ेगा। क्यों उठना पड़ेगा? क्योंकि लॉ हमारा ये कह रहा है, उसका ये कमांड है, उसका ये ऑर्डर है। और अगर आप नहीं उठे तो आपको लंच नहीं मिलेगा। ये हो गई आपकी सैंक्शन। सिंपल सीधा सा कंसेप्ट है। आई होप इस एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कमांड का, सॉवरेन का और सैंक्शन का मतलब क्या है। अच्छा, सैलमन्स प्रिंसिपल बेस्ड डेफिनेशन, लॉ इज अ कोहेरेंट बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state to administer justice and regulate societal relations। क्या कहता है ये कि लॉ है प्रिंसिपल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं कि चोरी नहीं करनी, किसी को हार्म नहीं करना, बॉडीली इंजरी नहीं प्रोवाइड करनी, प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं पहुंचाना, किसी का राइट हमें खराब नहीं करना, किसी का राइट टू लाइफ हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये सारे बहुत सारे प्रिंसिपल्स दे रखे हैं एक पर्टिकुलर स्टेट यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर। और ये सारे के सारे रिकॉग्नाइज कौन कर रहा है? हमारा स्टेट। स्टेट हो गई हमारी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया इन्हें टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड रेगुलेट सोसाइटल रिलेशंस, ताकि अलग अलग तरीके के जो लोग हैं वो एक सोसाइटी के अंदर साथ में रह सके और वहां पे जस्टिस प्रिवेल कर सके। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं रॉस्को पाउंड के सोशल इंजीनियरिंग। अब आप साथ साथ ये चीज भी समझते जाइए कि आपसे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल बेस्ड डेफिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी वजह से ये आपके नोट्स बन जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। एक पेपर के ऊपर लिख लीजिए ऑस्टिन कमांड थ्योरी, सैलमन प्रिंसिपल बेस्ड डेफिनेशन, रॉस्को पाउंड सोशल इंजीनियरिंग। इस तरीके से अपने नोट्स को बनाइए ताकि पेपर से पहले एकदम क्विक रिवीजन हो जाए। लॉ फंक्शंस एज अ टूल फॉर बैलेंसिंग social interest and promoting welfare, adapting flexibility to societal changes and conflicts। दो चीजों की बात कर रहा है ये। क्या चीज? पहली सोसाइटी की बात कर रहा है और दूसरा वेलफेयर की बात कर रहा है। दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। यानी कि हमको ऑलरेडी पता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो सोर्सेज होते हैं उसके अंदर एक चीज होती है कस्टम। अब अगर एक सोसाइटी के अंदर कस्टम प्रिवेल कर रहा है तो वो कस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी के वेलफेयर को परेशान कर रहा है। सोसाइटी का इंटरेस्ट और वेलफेयर दोनों चीजें अलग अलग है। सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है, एक कम्युनिटी हो गई,
उनका एक पर्टिकुलर कस्टम है कि भैया वो रोज जाएंगे, रोज किसी यात्रा के ऊपर निकलते हैं, ठीक है, और वो यात्रा रोज निकलती है 6 to 8 AM के बीच में। उसी सोसाइटी के अंदर स्कूल्स हैं, स्कूल्स का टाइमिंग 7 या 8 जनरली होता है। अब उस यात्रा की वजह से इतना ट्रैफिक लग जाता है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल रोज लेट पहुंचते हैं। तो स्टेट यहाँ पे रेगुलेट करेगा कि देखो, या तो टाइम 7 बजे से पहले का कर लो या 8 बजे के बाद का कर लो, आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है, क्योंकि वहां पे सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेशन की। लिमिटेशन बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं। ऑस्टिन्स थ्योरी ओवरलुक्स कस्टम्स एंड इंटरनेशनल लॉ। ऑस्टिन ने कहा कि भैया हमारी गवर्नमेंट ने जो कह दिया, लेजिस्लेशन ने जो रूल बना दिया वही रूल है, वही पत्थर की लकीर है, लेकिन वो कस्टम्स को और इंटरनेशनल लॉ को कोई तवज्जो नहीं देता। इट डज नॉट, ही डज नॉट कंसिडर देम एज इंपॉर्टेंट। पाउंड हाइलाइट्स लॉज डायनामिक सोशल रोल। लॉ का जो अलग अलग रोल है, हमने कहा कि सोसाइटी और वेलफेयर को साथ साथ लेके चलना है, उस चीज को हाईलाइट करता है। सैलमन इंटीग्रेट्स सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट। सैलमन हमारे प्रिंसिपल बेस्ड की बात करता है, यानी कि एक्चुअली क्या है और उसका एप्लीकेशन सोसाइटी में कैसा है, इन दोनों चीजों की बात करता है। आई होप आपको ये वाली डेफिनेशंस क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट, हॉब्स का प्रेगमेंटिक व्यू ऑफ लॉ है। प्रेगमेंटिक व्यू ऑफ लॉ क्या है इसका? डिफाइंड लॉ एज प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट कोर्ट्स विल डू, emphasizing judicial decisions over abstract principles। प्रिंसिपल्स तो चलो सोसाइटी ने बना दिए, प्रिंसिपल सोसाइटी ने दिए हमें, लेकिन जुडिशियल डिसीजंस यानी कि जो लॉ बना है उसकी एप्लीकेबिलिटी सोसाइटी के अंदर कैसी है वो मायने रखती है हॉम्स के हिसाब से। कि लॉ तो बन गया, कस्टम्स तो बन गए, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन जुडिशरी जो है उसने लॉ को अप्लाई कैसे करा सोसाइटी के चेंज के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए या जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए, वो चीज मैटर करती है हॉम्स के हिसाब से। अब हार्ट्स का सिस्टम ऑफ रूल्स है। हार्ट्स का सिस्टम ऑफ रूल्स दो चीजों के ऊपर डील करता है। एक आते हैं इसके प्राइमरी रूल्स, एक आते हैं इसके सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल्स आपकी ड्यूटी को बताते हैं, सेकेंडरी रूल्स आपके डील करते हैं रूल ऑफ रिकॉग्निशन से, रूल ऑफ चेंज से और रूल ऑफ एडजुडिकेशन से। डिटेल में ये सारे के सारे रूल्स पढ़ते हैं। ये रहे आपके प्राइमरी रूल्स, इंपोजिंग ड्यूटी और रिकॉग्निशन और चेंज। चलो अब पहले हार्ट का सिस्टम समझ लेते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये आ गए हमारे प्राइमरी रूल्स, क्या आ गए हमारे सेकेंडरी रूल्स। अब प्राइमरी और सेकेंडरी से हमें ये समझ आ रहा है कि प्राइमरी रूल्स हमारा मेन फोकस है और सेकेंडरी रूल्स जो है वो उसके ऊपर या उसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर हेल्प कर रहे हैं। प्राइमरी रूल्स होते हैं ड्यूटीज, यानी कि यहां पे आपको बताया जाता है व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। सेकेंडरी रूल्स हमारी 3 तरीके से हैं। क्या क्या है? रिकॉग्निशन, चेंज और आता है एडजुडिकेशन, ठीक है। रिकॉग्निशन बोलता है कि हाँ, जो ये ड्यूटी बनाई गई है या जो ये लॉ बनाया गया है वो वैलिड है, वो इलीगल नहीं है। चेंज बताता है कि जो पास्ट लॉ बन चुका है उसको अब हमें चेंज करके अपडेट करना है, यानी कि अपडेट, अपडेटेड लॉ। एडजुडिकेशन बोलता है कि किस तरीके से जितने भी कोर्ट्स हैं वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं, यानी कि यहां पे हो गया डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब देखो इन दोनों का कोरिलेशन कैसे आया। हमें ड्यूटीज तो बता दी, लेकिन ड्यूटीज सक्सेसफुल कब होंगी?
लॉ सक्सेसफुल कब होगा? जब सेकेंडरी रूल्स उसको सपोर्ट करेंगे, उसका बैकबोन बनेंगे। यहाँ पे आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आता है फुलर्स मॉरल डायमेंशन ऑफ लॉ। अब फुलर जो है वो बात करता है मॉरल डायमेंशन ऑफ लॉ की। Fuller argued that law is an enterprise subjecting human conduct to rules requiring procedural morality such as clarity and consistency. फुलर काम करता है 8 प्रिंसिपल्स के ऊपर। इसने 8 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे कि हो गया आपका क्लैरिटी, हो गया जनरलिटी, हो गया पब्लिसिटी, हो गया नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, हो गया और पॉसिबिलिटी ऑफ ओबीडियंस हो गया। ये 8 प्रिंसिपल्स बात किस चीज के करते हैं कि अगर एक लॉ सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसका एप्लीकेशन, उसकी प्रैक्टिकलिटी कितनी ज्यादा पॉसिबल है सोसाइटी के अंदर, मतलब सोसाइटी उसको किस लेवल तक एक्सेप्ट करेगी या सोसाइटी उसको किस लेवल तक फॉलो करेगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो ट्रैफिक लॉज है उसके अंदर है हेलमेट पहनना नेसेसरी है, नहीं तो आपके ऊपर फाइन है। ठीक है, जिस इंसान को ये समझ आ गया दैट हेलमेट पहनना नेसेसरी इज फॉर हिज और हर ओन प्रोटेक्शन, दैट पर्सन विल नेवर ब्रेक दैट लॉ, वो हमेशा उसको फॉलो करेगा। लेकिन जिस इंसान ने ये चीज समझ लिया दैट ये तो सिर्फ एक लॉ बना दिया है, पैसे बनाने का तरीका बना दिया है पुलिस वालों ने, वो हमेशा हेलमेट तभी पहनेगा जब उसको सामने खड़ा हुआ एक पुलिस इंस्पेक्टर दिखेगा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला दिखेगा। तो यहाँ पे एक लॉ बना के हेलमेट पहनना है, लेकिन उस हेलमेट पहनने की एप्लीकेबिलिटी कितनी है, कितने लोग उसको ओबीडियंस से फॉलो करेंगे, वो रूल कितना क्लियरली बताया गया है, इस इन प्रिंसिपल्स की बात करता है फुलर। और फुलर ने एग्जांपल लिया रेक्स हाइपोथेसिस का। रेक्स हाइपोथेसिस एक किंग रेक्स है जिसने कुछ लॉज बनाए, एक लीगल सिस्टम बनाया, लेकिन जो फुलर के प्रिंसिपल्स हैं उसने वो चीजें अप्लाई नहीं करी और उसका लीगल सिस्टम जो है वो फेल हो गया। तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें, लेक्स हाइपोथेसिस। बाय चांस पेपर के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किंग लेक्स या लेक्स हाइपोथेसिस क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फुलर के मॉरल जो अपना क्या कहते हैं मॉरल डायमेंशंस ऑफ लॉ है उनके बारे में है। अच्छा, फुलर के अंदर एक चीज और आती है मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन और मोरालिटी ऑफ ड्यूटी। मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन वर्सेस मोरालिटी ऑफ ड्यूटी। ये जो चीज है ये भी फुलर के थ्रू ही दी गई है। मोरालिटी ऑफ एस्पिरेशन होता है कि एक आइडियल कंडक्ट क्या होना चाहिए। मोरालिटी ऑफ अपना क्या कहते हैं ड्यूटी होता है कि कौन से ऐसे नॉर्म्स हैं जो नेसेसरी है एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। यहां पे बात हो रही है आइडियल कंडक्ट क्या है, यहां पे बात हो रही है कि ऐसे नॉर्म्स क्या है जो सोसाइटी के अंदर बैलेंस लेकर आए, जस्टिस लेकर आए। दो चीजों की बात हो रही है और दोनों चीजों का एक बैलेंस ही है जो एक परफेक्ट सोसाइटी को बनाता है या एक परफेक्ट लीगल सिस्टम को बनाता है एज पर फुलर। आई होप आपका फुलर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, हार्ट का जो रूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट इफ यू स्टिल हैव कंफ्यूजन्स तो कमेंट बॉक्स में प्लीज ड्रॉप देम। ये कुछ डेफिनेशंस ऐसी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बैक टू बैक पूछी गई हैं, इनको रटना ही पड़ेगा क्योंकि सिंगल सिंगल लाइन है, एक एक लाइन है और इनके कीवर्ड्स मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ, उन कीवर्ड्स को याद रखिए और आपको ये डेफिनेशंस याद हो जाएंगी। सबसे पहले अल्पेन है, अल्पेन के अंदर आर्ट और साइंस होता है। सीधा पूछा जाए आपसे लॉ इज डिफाइंड एज आर्ट और साइंस विद जूरिस सेड इट, सीधा अल्पेन मार्क करो। फिर आता है आपका सिसेरो, लॉ इज द हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। उसके बाद जस्टिनियन, जस्टिनियन के नाम में ही आ रहा है कि वो बात करता है व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट की, लॉ इज व्हाट इज जस्ट एंड व्हाट इज अनजस्ट। फिर आता है ग्रे, द लॉ ऑफ स्टेट और एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ मेन इज कंपोज्ड ऑफ द रूल्स व्हिच कोर्ट लेज डाउन
फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। कोर्ट्स ने क्या कहा है इसकी बात करता है ग्रे। डिग्विट, लॉ इज एसेंशियली अ सोशल फैक्ट, यहाँ पे सोशल फैक्ट की बात करता है विच रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल इन द कम्युनिटी। पूछा लॉ सोशल फैक्ट किसने बोला? डिग्विट ने। पार्कर, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स एनफोर्स्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट थ्रू जुडिशियल अथॉरिटी बाय फिजिकल फोर्स इन परस्यूट ऑफ जस्टिस। ये कीवर्ड्स याद रखने जरूरी है, ये डेफिनेशंस आपके पीवाईक्यूज में आ चुकी है, इनको भी याद करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग सोर्सेज ऑफ लॉ के। सोर्सेज ऑफ लॉ हमें पता है ऑलरेडी क्या क्या है, लेजिस्लेशन हो गया, कस्टम हो गया, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हो गया और इंटरनेशनल लॉ हो गया। ये हमारे 4 बेसिक सोर्सेज ऑफ लॉ हैं जो हम लोगों ने अडेप्ट करे हैं एक लीगल सिस्टम को बनाने के लिए या अपने एक लॉ की बुक को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, आइए सबसे पहले हमारे पास है सैलमन की क्लासिफिकेशन। सेम क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपको बताई है, बस उसने 2 चीजों में डिफाइन कर दिया है इसको। एक बोला उसने मटेरियल सोर्स है, एक बोला उसने फॉर्मल सोर्स है। मटेरियल सोर्स बताता है कि लॉ अपना कंटेंट कहां से लेकर आता है, फॉर्मल सोर्स बताता है कि लॉ अपनी अथॉरिटी कहां से लेकर आता है। कंटेंट का मतलब हो गया कि लॉ बनाना क्या क्या है, कहां कहां से आएगा, वो कस्टम से आएगा, रिलीजन से आएगा, इक्विटी से आएगा। अथॉरिटी कहां से आएगी? लेजिस्लेशन, पावर के थ्रू आएगी, प्रेसिडेंट्स के थ्रू आएगी। तो 2 पार्ट्स के अंदर इसने इसको डिफाइन कर दिया। बात यहाँ पे बिल्कुल सेम करिए, कंफ्यूज नहीं होना। बस अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ सैलमेंट, तो मटेरियल और फॉर्मल, या आपसे पूछ लिया जाए कि फॉर्मल और मटेरियल सोर्सेस की क्लासिफिकेशन किसने दी है, तो आपके पास नाम होना चाहिए सैलमेंट। छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारी चीजें पढ़ रहे हैं हम A to Z, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल प्रिसाइज और क्रिस्प फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। जो चीजें यहाँ पे कवर नहीं होंगी वो आपके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कवर हो जाएंगे, लेकिन आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपके यूजीसी नेट लॉ का पूरा सिलेबस एक एक क्लास के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब सोर्सेस की बात करते हैं। प्राइमरी सोर्सेस ऑफ लॉ इंक्लूड लेजिस्लेशन एनेक्टेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कस्टम्स लीगली बाइंडिंग एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। ये हो गए आपके प्राइमरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस के अंदर आते हैं हमारे अथॉरिटेटिव लीगल टेस्ट एंड ज्यूरिस्टिक राइटिंग्स दैट एड इन इंटरप्रिटेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लॉ। साथ ही साथ यहाँ पे आते हैं इंटरनेशनल लॉ जो हम डायरेक्टली अपने स्टेट लॉ के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये चीज भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। आइए इन सोर्सेस को जरा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, बेसिक्स है, सारी चीजें आपको पता है, बस एक बारी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। Legislation is a formal source of law enacted by competent legislatures providing systematic and authoritative rules that governs social and public life. अब legislation का मतलब हो जाता है codified, customs का मतलब हो जाता है uncodified। ठीक है, जब कस्टम्स पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे इसको। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके विपरीत जो जाएगा वो हमारे लिए लॉ ही नहीं है। जुडिशियल सेफगार्ड, केशवानंद भारती का केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिटिंग पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग इट्स एसेंशियल फीचर। ये एक आपका एग्जांपल हो गया समझाने के लिए कि लेजिस्लेशन प्राइमरी सोर्स कैसे एक्ट करता है। फिर आ गया कस्टम्स। कस्टम के अंदर ये चीज याद रखनी है, एक आपका पीवाईक्यू है, विच सोर्स ऑफ लॉ इज अनरिटन, अनरिटन नहीं था उसके अंदर वर्ड था अनकोडिफाइड, तो वहां पे आंसर हो गया आपका कस्टम्स का। Custom consists of unwritten rules habitually observed, habitually यानी कि repetitive and consistent by a community over a long period and recognized as legally binding। यहाँ पे recognition भी important है। It must be continuous, reasonable, certain, regarded as obligatory by the कम्युनिटी। ये पार्ट इसका जरूर ध्यान रखना। ट्राइबल एरियाज के अंदर इंडिया के अंदर कस्टम्स हैं, अलाउ कर रखे हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेशंस निकाल रखे हैं, स्पेशल लेजिस्लेशंस रूल्स निकाल रखे हैं उन चीजों के लिए, और कस्टम्स उन ट्राइबल एरियाज के अंदर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है। जुडिशियल अप्रोच टू कस्टमरी लॉ, कोर्ट्स रिलाई ऑन कस्टम्स अनलेस दे कन्फ्लिक्ट विद
स्टैट्यूटरी लॉ और पब्लिक पॉलिसी। सेम चीज यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है, कंटिन्यूस रीजनेबल होने चाहिए। रीजनेबल का मतलब हो गया कि कोई ऐसा किसी का मर्डर करना अगर एक जगह पे कस्टम है, या पनिशमेंट के तौर पे गर्दन काट देना एक कस्टम है, तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती। यानी कि एवरी काइंड ऑफ कस्टम इज नॉट अ लॉ irrespective of fact that it is continuous and it is repeated and it is observed for over a long period of time. It has to be reasonable and in coordination with the public policy and the legislation. ये चीज आप कस्टम के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की बात कर लेते हैं। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के अंदर सबसे पहला हमारा आता है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टार डिसिसिस। स्टार डिसिसिस का मतलब होता है व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे जुडिशियल प्रेसिडेंट रिक्वायर्स कोर्ट्स टू फॉलो लीगल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश इन अर्लियर केसेस टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी इन द लॉ। यानी कि हायर कोर्ट ने जो ऑलरेडी एक डिसीजन दे दिया है एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर, वही चीज लोअर कोर्ट को भी फॉलो करनी है। ठीक है, बाइंडिंग नेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस। Supreme Court's rulings are binding on all lower courts in India, ensuring uniform interpretation of constitution and statutory provisions. यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपने आप में एक तरीके से लॉ बन जाता है। मनेका गांधी का केस दिया हुआ है जिसने आर्टिकल 21 को एक्सपैंड कर दिया था, नए इंटरप्रिटेशन बोल दिया था, और आर्टिकल 21 को कहा जाता है इट इज अ बुक रिटन बाय द जुडिशरी, क्योंकि पूरा का पूरा आर्टिकल ही इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के ऊपर बेस्ड है। अब आ जाते हैं हम लोग स्कूल्स ऑफ लॉ के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर मेन क्वेश्चंस आपसे कहां से पूछे जा रहे हैं, डेफिनेशन से पूछे जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स किस जूरिस्ट ने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में दी है वहां से पूछे जा रहे हैं, या फिर आपके क्वेश्चन स्कूल से पूछे जा रहे हैं। और पीवाईक्यूज के अंदर आई थिंक 3 to 4 टाइम्स हॉफिल्ड एनालिसिस भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्कूल्स ऑफ लॉ। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। नेचुरल स्कूल कहता है कि क्या चीज ऑलरेडी आई है आपके पास नेचुरली, यानी कि अगर कहा जाए एवरीवन हैज अ राइट टू लाइफ, तो ये एक चीज नेचुरल है, आप किसी को जबरदस्ती मार नहीं सकते हैं, आप वो एक्सीड ही नहीं कर सकते हैं, तो ये एक नेचुरल राइट है। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल के अंदर कहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारे कस्टम्स हैं, उन्होंने हमारा लॉ बनाया है। फिर आता है हमारा एनालिटिकल या लीगल पॉजिटिविज्म जिसे कहते हैं। नहीं, पहले आ रहा है सोशियोलॉजिकल। सोशियोलॉजिकल को कवर कर लेते हैं। सोशियोलॉजिकल हमारा कहता है कि सोसाइटी को लेकर जो लॉज चल रहे हैं वही लॉज हैं जो सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में हेल्प कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एनालिटिकल और पॉजिटिविस्ट, लीगल पॉजिटिविस्ट जिसको कहते हैं। इसके अंदर कहा जाता है कि कमांड ही सब कुछ है, सॉवरेन ने जो कह दिया वही सब कुछ है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं। और लास्ट आता है हमारा रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल हमें कहता है कि जिस तरीके से लॉ अप्लाई हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर वही रियलिटी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आओ इन चीजों को समझ लेते हैं। पहला नेचुरल स्कूल। दिस स्कूल बिलीव्स दैट लॉ इज ग्राउंडेड इन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल राइट्स with the inherent understanding that certain actions are inherently right or wrong regardless of codified laws। अब मान लेते हैं कि कहीं पे ये चीज लिखी हुई नहीं है, कहीं पे ये चीज है कि चोरी करना अलाउड है, कर रहे हैं लोग, मॉरली वो चीज रॉन्ग है, कोई किसी एरिया के अंदर चोरी करी जा रही है और मतलब चलती जा रही है, ऑफेंस अभी उसको कोडिफाई नहीं करा गया है लेकिन लोग कर रहे हैं, तो कोडिफाई करा या नहीं करा उसके लिए पनिशमेंट तय करी या नहीं करी, लेकिन चोरी करना वैसे ही गलत है जैसे कि मर्डर। आप किसी का भी मर्डर नहीं कर सकते हैं। सती प्रथा चाहे वो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे थे बट वो चीज गलत ही थी, वो चीज मॉरली ही गलत थी। तो यहाँ पर नेचुरली जो चीजें गलत हैं उनकी बात हो रही है, जिसके अंदर ये ना बताना पड़े, सॉवरेन को ये चीज ना बतानी पड़े या लिखकर ये चीज ना देनी पड़े कि भाई ये चीज गलत है, समथिंग विच इज रॉन्ग इन इट्स ओन नेचर। यही बात करता है हमारा नेचुरल स्कूल। ठीक है,
Historical school views law as product of the historical development and national spirit of people, highlighting the evolution of legal systems over time. सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है होमोसेक्सुअलिटी। कोई चीज जो बिल्कुल ही गलत मानी जाती थी इंडिया के अंदर, उसको कहीं ना कहीं सोसाइटल एक्सेप्टेंस मिली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इतने सारे केस लॉज आए, इतनी सारी जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई, और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ही अपने आप में ओवररूल होती चली गई। तो यही चीज ये स्कूल कहता है कि लॉ जो है वो चीज है जो बनता चला आया है, अलग अलग स्टेजेस के अंदर डेवलप होता चला आया है। ठीक है, फिर आते हैं हम सोशियोलॉजिकल स्कूल के ऊपर। रिगार्ड्स लॉ एज सोशल इंस्टीट्यूशन एम्फसाइजिंग द इंटरेक्शन बिटवीन लॉ एंड सोसाइटी एंड द इफेक्ट्स दे हैव ऑन ईच अदर। जैसे कि एनवायरमेंटल लॉज है आपके, जो मेन एग्जांपल है जो इसका सोशियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल लॉज सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेहतर के लिए ही वो लॉज बनाए गए हैं, और लॉ और सोसाइटी मिलकर उन लॉज को बना रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेजिस्लेशन ही उसके ऊपर काम कर रही है, कम्युनिटी उस चीज का ध्यान रख रही है कि भाई हमें हमारी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल की। एनालिटिकल स्कूल कहता है focuses on the logical and systematic analysis of law as it's existing, emphasizing law as commands or rules often separated from moral considerations. ये स्कूल मोरालिटी को लैक करता है। इसको एनालिटिकल के साथ साथ हम लोग लीगल पॉजिटिविस्ट स्कूल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको कमांड वर्ड दिख गया तो आपको ये चीज भी पता है कि यहाँ पे जो मेन प्रोफाउंडर होंगे इसके वो ऑस्टिन होंगे। बाकायदा ये 3 जनों की पूरी सीरीज है, ऑस्टिन, बेंथम और हार्ट, तीनों एक ही तरीके से चलते हैं। खैर, ये चीज क्या कहती है कि कमांड के ऊपर एम्फसाइज करा जाता है, लॉज के ऊपर एम्फसाइज करा जाता है, और उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन के ऊपर नहीं करा जाता। आप एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे ले सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन हो गया आपका, पोर्नोग्राफी हो गया, एडल्ट्री हो गया। मतलब ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो किसी को डायरेक्टली हार्म नहीं कर रहे सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी फिर भी उनको लेके एक नेगेटिव अप्रोच रखती है। कुछ लोगों के लिए वो ठीक है, कुछ लोगों के लिए वो गलत है, लेकिन लॉ ने अगर कह दिया कि वो गलत है तो है, वहां पे हम लोग किसी का भी मोरालिटी को नहीं देखेंगे। अब प्रोस्टिट्यूशन कुछ लोगों के लिए वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग है, उन लोगों के लिए वो तो रोजी रोटी वाला काम हो गया, बट सोसाइटी एस्पेक्ट पे देखा जाए या फिर उसके एक मॉरल ग्राउंड पे देखा जाए तो वो चीज ठीक नहीं है, और लॉ उस चीज को मना करता है। यही चीज यहाँ पे कहता है एनालिटिकल स्कूल के, इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता कि किसी के लिए वो चीज ठीक है या गलत है। अगर लॉ ने कह दिया वो गलत है तो वो गलत ही है। यहाँ पे मोरालिटी की बात कंप्लीटली हट जाती है। सोसाइटी के बेटरमेंट को, सोसाइटी के वेलफेयर को सबसे ऊपर रखा जाता है, और वो रखा जाता है कि लॉ क्या है, लेजिस्लेशन ने क्या चीज बोली है, कोडिफाइड क्या है हमारे पास। लास्ट आता है रियलिस्ट स्कूल। द स्कूल फोकसेस ऑन हाउ लॉ इज एक्चुअली अप्लाइड इन प्रैक्टिस बाय जजेस एंड अदर लीगल एक्टर्स, एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ऑफ लीगल डिसीजंस। जो इतने सारे केसेस आए हैं, हमारा ट्रिपल तलाक का केस हो गया और एडल्ट्री का केस हो गया, ये सारे के सारे केसेस एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस के वर्ल्ड के अंदर। और ये सारे के सारे डिसीजंस आए कैसे हैं, जब जुडिशरी ने 2 चीजों को मिक्स करा। किन चीजों को मिक्स करा? लॉ के इंटरप्रिटेशन को और चेंज इन सोसाइटी नॉर्म्स एंड एक्सेप्टेंस। ये 2 चीजें जब मिक्स करी गई तो जाके बना रियलिस्ट स्कूल। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई, सारे स्कूल्स आपको क्लियर हो गए। अब इन सबके अंदर डिटेल दिया हुआ है, ये सारी की सारी मतलब काफी डिटेल में दे रखा है ये चीज। एक टेबल बना रखा है मैंने, उसके अंदर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा जो आपको लर्न करने की जरूरत है। सबसे पहले नेचुरल स्कूल
सिसेरो, एक्विनास और अपना ह्यूगो, ये इसके सपोर्टर्स लिख रखा है मैंने यहाँ पे। फाउंडर है इसके, सॉरी, फाउंडर है इसके सिसेरो और एक्विनास, सपोर्टर है इसके ह्यूगो ग्रोशियस, लॉक और रूसो। ओपोनेंट बेंथम, ऑस्टिन, यानी कि पॉजिटिविस्ट जो है। एनालिटिकल पॉजिटिविस्ट में फाउंडर हमारे जॉन ऑस्टिन है, सपोर्टर बेंथम, हार्ट और केल्सन है, और हिस्टोरिकल स्कूल वाले जो है सेविग्नी और मेन, वो इसके क्रिटिक्स है। हिस्टोरिकल के अंदर फाउंडर है हमारे सेविग्नी, सपोर्टर मेन पुश्ता, और ओपोनेंट्स हमारे ऑस्टिन और बेंथम। सोशियोलॉजिकल के अंदर डिग्विड, रॉस्को पाउंड, ये इनके फाउंडर हैं। सपोर्टर्स है इनके एनरिक और आयरिंग, और ओपोनेंट है ऑस्टिन। रियल स्कूल होम्स, लैवलिन, सपोर्टर है फ्रैंक कार्डोजो, और ओपोनेंट्स है केल्सन और हार्ट। मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मेरे पास यूट्यूब के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर ये इंक्वायरी आती है कि मैम प्लीज ये वाले नोट्स या ये पर्टिकुलर टेबल हमें प्रोवाइड कर दीजिए। मैं जब साइड में होती हूँ क्लास के, जब मैं आपको बोर्ड पूरा का पूरा व्यू में देती हूँ, तो वहां पे आपको ये नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके स्क्रीनशॉट के लिए होते हैं। अलग से नोट्स प्रोवाइडेड नहीं है। नोट्स की या तो आपको फुल कॉपी मिलेगी जो कि आती है पेड बैचेस के अंदर, नहीं तो जो YouTube पर पढ़ाया जा रहा है वो यही नोट्स है, यही पीपीटी है। ज्यादा से ज्यादा आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लॉ एंड मोरालिटी की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, डेफिनेशंस की बात होगी। ऑलरेडी मैं आपको हार्ट की जो लॉ एंड मोरालिटी है वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। फुलर का इनर मोरालिटी ऑफ लॉ का कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एक डेवलिन्स का एनफोर्समेंट ऑफ सोसाइटल मोरालिटी है। क्या चीज है ये, एक बार ये समझ लेते हैं। लॉर्ड पैट्रिक डेवलिन maintained that law should enforce societal morality to preserve social cohesion, supporting legal intervention even in private moral matters। ये कहता है कि प्राइवेट और पब्लिक कुछ नहीं होता, दोनों चीजें एक साथ होती है, एक साथ चलनी चाहिए। देखो, लॉ शुड एनफोर्स सोसाइटल मोरालिटी टू प्रिजर्व सोशल कोहेशन, सपोर्टिंग लीगल इंटरवेंशन इवन इन प्राइवेट मॉरल मैटर्स। यानी कि जो चीज कही जाती है कि हमारा खुद का एक इंटरेस्ट है, हमारे लिए खुद की एक मोरालिटी है। अगर एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट पर्सन है, एक मान लेते हैं ए है, ए अपने बच्चों को पालता है थेफ्ट करके, तो ए के लिए थेफ्ट मॉरली रॉन्ग नहीं है, बिकॉज इट इज हेल्पिंग हिज फैमिली टू सर्वाइव एंड मेक दी एंड्स मीट फॉर हिम। ठीक है, डेवलिन कहता है कि भले ही इसके लिए थेफ्ट मॉरली राइट है, लेकिन हमको ये चीज बोलनी है कि ये सोसाइटी के लेवल पे रॉन्ग है। यानी कि पर्सनल मोरालिटी के अंदर भी हम लोग सोसाइटी वेलफेयर को लेकर आएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर आएंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। डेवलिन सीधा सीधा कहता है कि जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ही इंडिविजुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सोसाइटी और इंडिविजुअल अलग अलग नहीं है। लॉ एंड मोरालिटी के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, केस लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर सोशल मोरालिटी, अबॉर्शन लॉज, ये सारी चीजें दे रखी हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंगल सिंगल लाइनर्स हैं, इनको एक बारी ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। रीजन बीइंग ये यहाँ पे लिखे हुए क्यों हैं, क्योंकि ये आपके PYQs के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफेंसन का केस है जो कि नेसेसिटी को रिजेक्ट करता है एज अ डिफेंस फॉर मर्डर। उसके बाद स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकन दोयराजन का केस है, लैंडमार्क केस है हमारा। Supreme Court emphasized that law must conform to constitutional principles like equality, overriding prevailing social and communal moral standards। यानी कि सीधा कह दिया कि जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे नेचुरल प्रिंसिपल्स हैं, वो सोसाइटी के मॉरल्स के ऊपर प्रिवेल करेंगे।
Abortion regulations worldwide illustrate the evolving interplay between law and morality, balancing women's right and sanctity of life and amid diverse cultures and religious perspectives. Abortion, वैसे तो अगर हम बात करना चाहते हैं abortion के ऊपर 2 घंटे इंडिविजुअली बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे बताने का उसका सीधा सीधा एस्पेक्ट ये था कि लॉ तो बनाया गया है अबॉर्शन के लिए, लेकिन अबॉर्शन के लॉ में देयर हैज बीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदर्स विल। अगर मदर चाहती है, अगर मदर की बॉडी को हार्म पहुंच रहा है किसी तरीके से, तो अबॉर्शन लीगल हो जाता है, वरना अबॉर्शन इलीगल है। एज पर इन इंडिया इट इज नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए फिर शाहबानो का केस है जो कि लॉ वर्सेस रिलीजियस मोरालिटी को लेकर है। उसके बाद नाज फाउंडेशन का केस है जो कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी को लेकर था। आई होप आपको लॉ और मोरालिटी का जो कंसेप्ट है, जो ब्लेंड है, वो क्लियर हो गया है। हार्ट, फुलर और डेवलिन ये 3 मेन ज्यूरिस्ट हैं जो मोरालिटी के ऊपर बात करते हैं। इनकी थ्योरीज आई होप आपको क्लियर हो गई है। मैंने बहुत डिटेल के अंदर इनको पढ़ा दिया है, इससे ज्यादा डिटेल की आपको जरूरत नहीं है। आप मतलब अपनी असाइनमेंट तक लिख सकते हैं इतने मटेरियल के साथ। ठीक है, अब हम लोग राइट्स की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग हॉफील्ड की बात करेंगे, हॉफील्ड के एनालिसिस को देखेंगे, क्योंकि हॉफील्ड है जिसने सबसे ज्यादा राइट्स को, ड्यूटीज को, सारी चीजों को बताया था। Hoffield's analytical framework of rights. Hoffield categorizes rights into claim rights, liberty rights, power rights, immunity rights. देखो, हॉफील्ड का पहले तो डायग्राम बना लो। सबसे पहले आता है आपका राइट, ड्यूटी, फिर आता है आपका प्रिविलेज, उसके साथ आपका आता है नो राइट। ये आपका एक कंसेप्ट दिया हुआ है, राइट, ड्यूटी, प्रिविलेज, नो राइट। उसके बाद आता है आपका पावर, लाइबिलिटी और इम्यूनिटी के साथ आता है आपका डिसेबिलिटी। इससे पहले जो बनाया था वो भी ठीक था, बट जो आइडियल आपको दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है। अब जो इस तरीके से है वो है ज्यूरल रिलेटिव्स, और जो क्रॉस में है वो है ऑपोजिट्स। हॉफील्ड बात करता है दोनों ही चीजों की, ज्यूरल रिलेटिव्स की भी बात करता है और ऑपोजिट्स की भी बात करता है। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे गए हैं, अगर राइट है तो उसका ज्यूरल रिलेटिव क्या है या फिर उसका ऑपोजिट क्या है, आपको ये याद रखना जरूरी है। इस तरीके से याद रख लो इसको, आर डी पी एन डी। उसके बाद आता है आपका पी एल और इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। किसी भी तरीके से याद कर लो, आपकी मर्जी है खुद की, बट ये टेबल याद कर लो यूजीसी नेट के लिए। अब अगर इसको समझाने की बात आती है तो वो चीज क्लियर कर लेते हैं। सिंपल है, जब आपके पास राइट है तो ड्यूटी है। अगर मेरे पास राइट है कि मैं एक साफ एनवायरमेंट के अंदर रह सकूं, ठीक है, आई हैव अ राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, तो मेरे नेबर की ये ड्यूटी बन जाती है दैट ही कीप्स द एनवायरमेंट क्लीन, वो वहां पे कचरा वगैरह ना फैलाए या हार्मफुल सब्सटेंस ना रखे। फिर आता है हमारे पास प्रिविलेज, नो राइट। अगर मेरे पास किसी चीज का प्रिविलेज है, मेरे पास कोई एक एडिशनल पावर है कि मैं वो चीज एंजॉय कर सकती हूँ, तो सामने वाले के पास कोई राइट नहीं है। जैसे कि मेरे पास प्रिविलेज है टू प्रेजेंट ओपिनियन, तो अगर कोई सामने जिसको मेरी ओपिनियन नहीं पसंद है वो मुझे रोक नहीं सकता ओपिनियन प्रेजेंट करने से। फिर आता है पावर और लाइबिलिटी। अगर मेरे पास पावर है कि मैं कोई काम कर सकती हूँ, मेरे जैसे मेरे पास पावर है कि एक एरिया के अंदर मैं स्विमिंग पूल बनवा सकती हूँ, तो सामने वाले के पास लाइबिलिटी है कि वो उस एरिया के अंदर ना आए किसी भी तरीके से।
वो उस एरिया को ट्रेस पास ना करे। उसके बाद आती है इम्यूनिटी और डिसेबिलिटी। सबसे बड़ी चीज है इसकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, जहां पे आपको अरेस्ट से रोका जाता है क्योंकि आप एक पार्लियामेंट्री मेंबर हैं। और यहाँ पे डिसेबिलिटी आ जाती है कि उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता। तो ये बेसिक है हॉफील्ड एनालिसिस का। बस आपको ये वाला जो चार्ट है ये याद होना चाहिए, इसको याद कर लो किसी भी तरीके से, जैसे भी आपको रटा जा सके। आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, डेफिनेशंस बाय सैलमन एंड ग्रे। सैलमन डिफाइन करता है राइट्स एज लीगल कैपेसिटीज टू enjoy एंड enforce claims, while Gray views rights as claims enforceable by law, highlighting their protective and practical enforcement aspect. सैलमन कहता है कि राइट है लीगल कैपेसिटीज को इंजॉय करने का। ग्रे कहता है कि राइट्स हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। सैलमन का जो व्यू है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया और ग्रे का व्यू जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिजिड हो गया। चलो नेक्स्ट ड्यूटीज की बात करते हैं। सैलमन कहता है ड्यूटीज आर लीगल ऑब्लिगेशंस रिक्वायरिंग और फॉरबिडिंग सर्टेन कंडक्ट। हॉफील्ड का कोरिलेटिव्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं ड्यूटी को लेकर। ड्यूरल कोरिलेशंस दिए हुए हैं इसके अंदर, ये एस्पेक्ट है ड्यूरल कोरिलेशंस का। अच्छा, यहाँ पे आपको जो चीज पढ़ने की जरूरत है, प्रोफेसर लास्कीज 4 फोल्ड कोरिलेशंस दिए हुए हैं। क्या है? 4 चीजें पूछी जा सकती है, अभी तक नहीं पूछी गई है, पीवाईक्यू में नहीं है ये, बट फिर भी पूछी जा सकती है। सबसे पहला राइट इंप्लाय अदर्स ड्यूटीज, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, राइट के साथ आती है ड्यूटी। क्या क्या चीजें थी एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। राइट के साथ ड्यूटी थी, प्रिविलेज के साथ नो राइट था, पावर के साथ क्या था? लाइबिलिटी थी, और इम्यूनिटी के साथ डिसेबिलिटी थी। ठीक है, चलो। Rights include admitting others' right. Rights must promote common good, and individuals owe duties to the state as it guarantees right. ये 4 चीजें दी हुई हैं। ऑल दो पूछने के चांसेस कम है, बट एडिशनल एस्पेक्ट है, तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। लीगल पर्सनालिटी। अब लीगल पर्सनालिटी पढ़ने से पहले ये समझ लो कि लीगल पर्सनालिटी का मतलब क्या है। लीगल पर्सनालिटी हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। 2 तरीके की लीगल पर्सनालिटी होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। आओ, नेचुरल हो गए ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल हो गए कॉर्पोरेशंस। Definition by Salmon, legal personality is the status recognized by law that an entity is a subject of rights and duties vested with legal capacity. HLA हार्ट का पर्सपेक्टिव है कि लीगल पर्सनालिटी इज द लीगल सिस्टम एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन एंटिटीज कैपेसिटी टू होल्ड राइट्स एंड बियर ड्यूटीज। और फिर ये टाइप्स ऑफ लीगल पर्सन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। लेकिन सैलमन कह रहा है लीगल पर्सनालिटी इज द स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ दैट एन एंटिटी इज द सब्जेक्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। एक बंदा है, उसके पास राइट्स भी है और ड्यूटीज भी है। एचएलए हार्ट क्या कह रहे हैं? लीगल पर्सनालिटी इज द लीगल सिस्टम एक्नॉलेजमेंट ऑफ एन एंटिटीज कैपेसिटी टू होल्ड राइट्स एंड बियर ड्यूटीज। यानी कि दोनों के दोनों सेम चीज कह रहे हैं कि अगर एक लीगल पर्सनालिटी है तो उसके पास राइट्स भी होंगे और उसके पास ड्यूटीज भी होंगी। जैसे कि हमने हॉफील्ड के अंदर पढ़ा, हमारे पास राइट भी है, हमारे पास ड्यूटी भी है, हमारे पास प्रिविलेज भी है, हमारे पास नो राइट भी है। अगर हमारे पास पावर है तो हमारे पास लाइबिलिटी है, और अगर हमारे पास इम्यूनिटी है तो हमारे पास डिसेबिलिटी भी है। ठीक है, लीगल पर्सनैलिटी का कंसेप्ट ये हुआ। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप एंड पोजेशन। प्रॉपर्टी एज बंडल ऑफ राइट्स। प्रॉपर्टी इज अंडरस्टूड एज बंडल ऑफ राइट्स। देखो, प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर बंडल ऑफ राइट्स। राइट्स किस किस तरीके के होते हैं? उसके अंदर लीगल राइट्स हो सकते हैं, उसके अंदर इंजॉयमेंट राइट्स हो सकते हैं, उसके अंदर पोजेशन राइट्स होते हैं, उसके अंदर ओनरशिप राइट होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफर राइट्स होते हैं, सेल के राइट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के राइट्स होते हैं। तो एक बंडल ऑफ राइट्स होता है। ठीक है, ओनरशिप और पोजेशन। ओनरशिप और पोजेशन के अंदर डिफरेंस क्या है? पोजेशन आपका सिर्फ फिजिकल होता है कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया अगर एक इंसान ने, तो उसके पास सिर्फ पोजेशन है, ओनरशिप नहीं।
ओनरशिप अल्टीमेट राइट है आपका प्रॉपर्टी के ऊपर, यहां पे आपका पोजेशन भी होएगा और सारे के सारे जितने भी आपके लीगल राइट्स हैं वो भी यहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। 3 तरीके की प्रॉपर्टी होती है, रियल, पर्सनल और इंटेलेक्चुअल। रियल, पर्सनल, इंटेलेक्चुअल। रियल हो गई आपकी इंटैंजिबल, पर्सनल हो गई आपकी टैंजिबल, इंटेलेक्चुअल हो गए आपके राइट्स। इंटैंजिबल इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि आपका लैंड हो गया, स्टेट हो गया, एम्पायर हो गया, ये सारी चीजें। पर्सनल टैंजिबल हो गई आपकी मोटर व्हीकल वगैरह ये सब कुछ, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके कॉपीराइट के राइट्स हो गए हैं, पेटेंट राइट्स हो गए, सारे के सारे। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ये चीजें पढ़ चुके हैं। के वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड ओनरशिप एज कॉम्प्रिहेंसिव लीगल राइट टू पोजेस, यूज, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्टिंक्शन बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप हमें दिया गया था एमसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या क्या है? सैलमन डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इज द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सफर अ पेनल्टी और मेक कॉम्पनसेशन फॉर अ रॉन्ग और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। लाइबिलिटी आती है जब हमने बात करी थी प्रिविलेज के ऊपर, नहीं सॉरी पावर के ऊपर बात करी थी, पावर के साथ करी थी हमने लाइबिलिटी। अगर मेरे पास पावर है तो सामने वाले के पास लाइबिलिटी है। अगर मेरे पास पावर है कि मेरी एक पार्किंग बनी हुई है, मैंने अपनी बिल्डिंग के अंदर एक पार्किंग बनाई है और वो पार्किंग पेड है, ठीक है, ये मेरी पावर है, तो जो भी वहां पे पार्किंग लगाएगा, जो भी अपनी गाड़ी पार्क करेगा वहां पे, उसके पास लाइबिलिटी है कि उसको पार्किंग फीस देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। यहीं पे लाइबिलिटी कहता है कि जब आपकी एक ड्यूटी अराइज होती है और उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टास्क करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइबिलिटी। पॉलोक एंड मैटलैंड्स व्यू ऑन लाइबिलिटी। देखो ये जो जो नाम आ रहे हैं ना, प्लीज इनको ध्यान से पढ़ते हुए चलना और इन्हीं को लर्न कर लेना, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस तो बनते ही नहीं के ऊपर है। Liability is a legal obligation to answer for an act or omission requiring the liable party to justify or compensate for their conduct. मतलब आपका जवाबदेही बन जाती है, यू आर लाइबल टू आंसर इफ समथिंग गोज ए एंड वाई। टाइप्स एंड एग्जाम्पल ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्लूड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, vicarious liability and arises in civil and criminal law context। इनके केसेस हमें ऑलरेडी पता है, एनवायरमेंट लॉ के अंदर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी हमने पढ़ा हुआ है। लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ये आपके लास्ट 2 यूनिट टॉपिक्स हैं जो स्टूडेंट्स के ऊपर बेसिक टॉपिक्स है। इनसे जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है, आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे थियोरेटिकल क्वेश्चंस है। थ्योरी समझ लो सिर्फ इसकी। Interrelation of law and social economic development. Legal empowerment enhances marginalized groups' access to justice and rights, fostering human development through protective legal frameworks in property, employment and social welfare. मेन एग्जाम्पल इसका हो गया जो आपकी कोटा सिस्टम होता है, जो आपकी रिजर्वेशंस होती हैं, SC ST की हो गई, OBC की हो गई, ये सारी रिजर्वेशंस। ठीक है, चैलेंजेस एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, बेसिक्स है, इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं। रिसेंट एग्जांपल्स क्या क्या? सुप्रीम कोर्ट हैज इंटरप्रिटेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टू एनफोर्स सोशल इकोनॉमिक राइट्स सच एज रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू लाइवलीहुड। आर्टिकल 21 जो है वो इसका बेसिक एग्जांपल है। लेजिस्लेटिव एंड लीगल टूल्स फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, की लॉज लाइक राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया गया है, provide legal guarantees for education and rural employment, while legal aid and public interest litigation empower marginalized groups to claim their rights and promote accountability. ग्लोबल जस्टिस आपका लास्ट टॉपिक है। इसका 2 चीजें हैं इसके अंदर, डिस्टिंक्शन बिटवीन ग्लोबल एंड इंटरनेशनल जस्टिस, कोर एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी ऑफ ग्लोबल जस्टिस। सबसे पहला, ग्लोबल जस्टिस फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स एज प्राइमरी मॉरल यूनिट्स बियॉन्ड स्टेट बाउंड्रीज, अनलाइक इंटरनेशनल जस्टिस विच सेंटर्स ऑन फेयरनेस अमंग सॉवरेन स्टेट्स। क्या कह रहा है? ग्लोबल जस्टिस हो गया कि इंडिविजुअल एज प्राइमरी मॉरल यूनिट्स बियॉन्ड स्टेट बाउंड्रीज। इंटरनेशनल जस्टिस हो गया जो कि स्टेट्स के बीच के अंदर है, यानी कि ग्लोबल की बात कर रहा है। आप अगर कहीं पर भी जा रहे हो, पूरी इस अर्थ के ऊपर जितनी भी कंट्रीज है, कहीं पर भी जा रहे हो, आपका मर्डर नहीं कर सकता कोई, ये एक ग्लोबल जस्टिस है। इंटरनेशनल जस्टिस कहता है फेयरनेस अमंग
टू सॉवरेन स्टेट्स, यानी कि अगर मेरी कंट्री के अंदर किसी ने मर्डर करा है और वो सिटीजन है किसी और कंट्री का, तो दोनों स्टेट्स की आपस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दैट ही इज अ मर्डरर और इसको जस्टिस तक लेकर जाना है, इसको पनिशमेंट देनी है, चाहे आप अपने लॉ के हिसाब से दीजिए चाहे हम अपने लॉ के हिसाब से दिए। अगर किसी कंट्री के अंदर मर्डर की पनिशमेंट सिर्फ 200 रुपए फाइन है, तो दैट इज अनजस्टिस टू दी अदर कंट्री जिसके सिविलियन का मर्डर करा गया है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस चलना है, दोनों के बीच में एक जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए दो स्टेट्स के बीच में। ठीक है, कोर एलिमेंट ऑफ थ्योरी क्या है? A theory of global justice identifies global issues like poverty and climate change, responsibility to various agents, and ground these duties in ethical principle to guide global cooperation and policy. ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन अंडर इंटरनेशनल लॉ। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आपका जूरिस्प्रूडेंस आपके यूजीसी नेट एग्जाम के थ्रू कंप्लीट हो जाता है। और आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई हो। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर अपने डाउट्स को लिख दीजिए वहां पे, नहीं तो अगर आपको इंडिविजुअली पूछना है 8287770469 इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टाइमिंग्स ऑलरेडी बता रखी है, मॉर्निंग 10 AM से लेके इवनिंग 6 PM तक। Okay, thank you so much and all the very best.